हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। बिफोर गोइंग ऑन 3.4 मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी है, दैट इज सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद है कन्वर्स, इसका कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। थर्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये टॉपिक नंबर 4 है कन्वर्स ऑफ, इसका कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी वाइज समझना है हर एक चीजें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में? अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल ये P, ये A, ये B, AD एक सेगमेंट है, यहाँ से PM क्या है, ये अभी हटा देता हूँ, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, बाद में यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नेमिंग दे दिया पॉइंट M। सेगमेंट AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM और उसको नेमिंग दे दिया यहाँ पे पॉइंट M, जिससे ये दोनों तो इक्वल हो जाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, इसके लिए ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। सो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सेगमेंट AB को कोई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट से यहाँ पे इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा था, पॉइंट P। सो पॉइंट P से पॉइंट A का और पॉइंट B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। आपको गिवन में क्या दिया होगा, कि गिवन में PM bisect PM is the perpendicular bisector of segment AB। ये आपको गिवन वाला पार्ट है, थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने सारे। If PM is the perpendicular bisector of segment AB, then क्या हो जाएगा, then AP is equal to PB। AP is equal to PB। अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से इक्वल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर Q आता, सपोज ये यहाँ पे Q होता, P यहाँ पे P, अगर यहाँ पे Q होता तो Q से A का डिस्टेंस और Q से B का डिस्टेंस भी इक्वल होता। सपोज R होता है यहाँ पे, तो R से A का डिस्टेंस एंड R से B का डिस्टेंस भी इक्वल होता। आ रही बात समझ में? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल लेना है। अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया होगा तो जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म करोगे उस पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस आपको इक्वल लेना है। होप सो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब सेकंड में क्या है, कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में कन्वर्स में आपको क्या दिया होगा, देखो ध्यान से। कन्वर्स में पूरा उल्टा होता है, कन्वर्स में क्या दिया होता है, पूरा उल्टा होता है। कन्वर्स में आपको ये सेगमेंट AB है, यहाँ पे P से A का और P से B का डिस्टेंस इक्वल दिया होगा। इफ PA इज इक्वल टू PB दिया होगा, अगर PA और PB आपस में इक्वल होगा और ये बाइसेक्टर भी होगा, तो देन क्या हो जाएगा, देन PM क्या हो जाएगा, देन PM इज परपेंडिकुलर टू, देन PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB हो जाएगा। आइए बात समझ में? फर्स्ट वाले थ्योरम में क्या था, अगर ये परपेंडिकुलर था तो एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो रहा है। और कन्वर्स में क्या है, अगर एंड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, अगर एंड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है तो ये सेगमेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, ये P Q R है, पॉइंट X और पॉइंट Y ले रहा हूं और यहाँ पे पॉइंट P ले रहा हूं।
ये इसके ऊपर मैंने पॉइंट पी, देखो क्या लिया है यहाँ पे, मैंने सेगमेंट पी क्यू आर ले लिया और इसके ऊपर पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई लिया हुआ है, और ये क्यूपी क्या है, क्यूपी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्यूपी बाइसेक्स एंगल पी क्यू आर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर क्यूपी बाइसेक्स एंगल पी क्यू आर, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होने से क्या होता है, ये दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट से इसका जो x के साथ और इसका जो y के साथ जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो इसका एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल हो जाएगा। मतलब कैसा, देखो आपको ऐसा दिया होगा, इफ QP बाइसेक्स एंगल, QP नहीं है, m ले लेता हूं, सॉरी QM ले लेता हूं क्योंकि P ऑलरेडी है हमारे पास। इफ QM बाइसेक्स एंगल PQR, if QM bisects angle PQR, then length of XM is equal to length of YM। आ रही बात समझ में? अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा तो इस सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? देख लो अच्छे से, अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो इसके इस सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उसका इससे और उसका इससे डिस्टेंस आपस में इक्वल रहेगा। ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देख लो अच्छे से। ठीक है, अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स हमेशा उल्टा होता है। कन्वर्स का आपको पता है, डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम में सेम ड्रॉ कर देता हूं। अब आपको क्वेश्चन में ये और ये इक्वल दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, mx इज इक्वल टू my, ये आपको इक्वल दिया हुआ। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको पता है पहले वाले सब में क्या था, एंगल बाइसेक्टर दिया था तो ये दोनों को इक्वल प्रूव करना था। कन्वर्स में क्या होगा, ये दोनों आपको इक्वल दिए, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया होगा कि mx और my इक्वल है, therefore मैं बोल सकता हूँ therefore QM bisects एंगल PQR। आ रही बात समझ में? अगर ये सेगमेंट इसका इस सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है अगर वो इक्वी डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट से, इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। therefore point M lies on the bisector of angle PQR। इस तरह से हमको ये प्रूव करना है कन्वर्स। ठीक है, हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी देखी। चार में क्या था, परपेंडिकुलर अगर दिया होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया होगा तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा, जैसे PA और PB इक्वल था। कन्वर्स में क्या था, आपको कन्वर्स में आपको PA और PB इक्वल दिया था, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये PM क्या हो जाएगा, PM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। एंगल बाइसेक्टर में क्या था, जब आपको एंगल्स कांग्रुएंट दिए होते हैं, तो यहाँ से इसका और यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी देखी। अब चार प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ये चार प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो पहले ये चार प्रॉपर्टी पे जो सम बेस्ड है वो कर देते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली सॉल्यूशन करता हूं मैं। क्या दिया है आपको, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। AX क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है AZ। तो डायग्राम में इस तरह ड्रॉ कर देता हूं। ये X है, ये Y है, ये Z है, पॉइंट A है। A से यहाँ पे ये पॉइंट Z ले लेता हूं। आपको ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। एंगल बाइसेक्टर होने से क्या हो जाता है, ये इसका अगर एंगल बाइसेक्टर होगा इसका मतलब
यहाँ पे आपको पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो ए इसका एंगल बाइसेक्टर होने से क्या हो जाएगा, ax और az इक्वल हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है गिवन, therefore point A is equidistant, from point x and point z। ठीक है, पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा, therefore मैं बोल सकता हूँ ax is equal to az, therefore ax is equal to az। ax कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मैं लिखता हूँ but ax is equal to 2 सेंटीमीटर, therefore az क्या हो जाएगा, az भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर because they are equal। That's all, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। देख लो अच्छे से, एकदम सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और इसका रीजन क्या लिखना है, फर्स्ट हमें रीजन लिखना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, सॉरी एंगल नहीं, हाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी ये देखो, ये वाला सम, ये बी, ये एस, ये आर, ये पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। अब आपको दिया हुआ है ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर, लिख लो जो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से करता हूं। आर एस टी दिया हुआ है 56 डिग्री, सेगमेंट पी टी इज परपेंडिकुलर टू रे एस टी, सेगमेंट पी आर इज परपेंडिकुलर टू रे एस आर, और आपको क्या दिया है ऑल्सो सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीटी। ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। जब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये इसका बाइसेक्टर होता है। आपको क्या दिया है, सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीटी, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, therefore point P ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो गया, therefore अगर ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है तो मैं बोल सकता हूँ therefore point P lies on the bisector, P lies on the bisector of angle PSR, angle PSR। ये एंगल PSR के ऊपर लाई करेगा, lies on the bisector of angle PSR। अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ, और इसका रीजन आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या इसका कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, को दोनों एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मैं इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो एंगल आरएसपी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आरएसपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आरएसटी। बाइसेक्टर क्या करता है, दोनों को इक्वल पार्ट में कट करता है ना। बाइसेक्टर तो मैंने प्रूव कर दिया नहीं था, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर इसको इक्वल पार्ट में कट करेगा, मतलब ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। 56 का इक्वल पार्ट करेंगे तो 28 होता है, तो एंगल आरएसपी क्या हो गया 28 डिग्री। आपको आरएसपी पूछा था तो एंगल आरएसपी मिल गया 28 डिग्री। दैट्स ऑल, देख लो अच्छे से।
इज दैट क्लियर? तो जो दो प्रॉपर्टी समझाई थी इसके ऊपर यही सम्स थे। अब मैं कुछ नई प्रॉपर्टीज ले रहा हूं। अब हम लोग नई प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर सम्स लेंगे। टोटल 5 प्रॉपर्टीज है आपकी। ये दो प्रॉपर्टी मैंने समझा दी, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ एन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। पेज 41 पे दी है प्रॉपर्टी। पेज 41 पे आपको एक प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स and angles of a triangle। इस प्रॉपर्टी से क्या दिया हुआ है आपको? If two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the greater side is greater and the angle opposite to the smaller side। आपको क्या बोला है? If two sides of a triangle are unequal, कोई भी दो साइड्स अगर अनइक्वल होगी, कोई भी दो साइड्स अगर अनइक्वल होगी, then आपको क्या दिया है? Then the angle opposite to the greater side is greater। एंगल opposite to the greater side is greater। बहुत सिंपल चीज है, देखो ध्यान से। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है। 60 और 40 कितना हो गया? 100। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। मेरे पास तीन एंगल्स मिल चुके हैं। तो अगर मुझे ग्रेटर एंगल पता है, उसके बाद वाला एंगल और लास्ट ये एंगल है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। इस फॉर्म में आ गया। सबसे ग्रेटर एंगल क्या है? एंगल C, उसके बाद एंगल A और उसके बाद एंगल B। तो हमको थ्योरम में क्या दिया हुआ है? अगर सारे एंगल्स के मेजरमेंट्स मुझे पता है, तो आपको क्या बोला है? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। तो ये एंगल की अपोजिट साइड क्या है? AB। इस एंगल की अपोजिट साइड, इसको हाइड कर दो। जिस एंगल का अपोजिट साइड ढूंढना है उसको हाइड कर दो। C लेटर हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? AB। एंगल A की अपोजिट साइड ढूंढनी है तो एंगल A को हाइड कर दो, क्या बचेगा? BC। और एंगल B की अपोजिट साइड हाइड फाइंड करनी है तो एंगल B को हाइड कर दो, क्या बचेगा? AC। तो सबसे बच सकता हूं ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है। ग्रेटेस्ट बोलो या ये सबसे ग्रेटर एंगल है, और ये सबसे स्मॉलर या स्मॉलेस्ट एंगल है। तो ग्रेटर एंगल का अपोजिट साइड भी ग्रेटर होता है। अगर ये एंगल ग्रेटर है, ये एंगल ग्रेटर है, तो उसकी अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर साइड होगी। इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी? ग्रेटर साइड होगी। अगर ये एंगल स्मॉलेस्ट है तो ये एंगल की अपोजिट जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट साइड। यहाँ पे हमको यही देखना है। अगर कोई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पता है तो ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड हमेशा ग्रेटर होगी और स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉलर होगी। आ रही है बात समझ में? पेज 41 के बाद पेज 42 पे आ जाओ। पेज 42 पे आपको इसका कन्वर्स दिया हुआ है, इसका कन्वर्स। इसमें आपको क्या दिया है? If two angles of a triangle are unequal, then the side opposite to greater angle is greater and the smaller angle is smaller। आपको if two angles, then the angle side opposite to the greater angle is greater, side opposite to the greater angle is greater and smaller। अगर आपको ऐसा एंगल के बारे में दिया हुआ है, अगर मैं ऐसा बोलूं ये 6 है, ये 7 है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको साइड्स के मेजरमेंट दिए और आपको एंगल बताना है। साइड से बताना है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सबसे ग्रेटेस्ट साइड क्या है? BC। उसके बाद कौन सी है? AC। उसके बाद कौन सी है? AB। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। तो BC का अपोजिट एंगल क्या होगा? B और C दोनों को हाइड कर दो तो अपोजिट एंगल क्या होगा? A। AB का अपोजिट एंगल के लिए A और B दोनों को ऐड कर दो, क्या बचेगा? C। तो अगर ये ग्रेटर साइड है तो ये एंगल क्या होना चाहिए? ग्रेटर एंगल होना चाहिए। सेम वे में अगर ये स्मॉलर साइड है, ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए। आई बात समझ में?
angle opposite to the greater side is greater, angle opposite to the greater side is greater and angle opposite to the smaller side is smaller. छोटे एंगल के सामने वाली साइड भी छोटी होगी और बड़ी एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। वैसे ही छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ये हमने दो प्रॉपर्टी में सीखा। इज दैट क्लियर? ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ, इसके बाद लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है पेज नंबर 43 पे, उसमें भी देख लो क्या दिया हुआ है उसमें पेज 43 पे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं, किसी भी दो साइड का सम, अगर मैं एबी और बीसी को ऐड करता हूं, किसी भी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। एबी और बीसी को ऐड किया तो किससे ग्रेटर होगा? एसी से। अब मैं बीसी और एसी को ऐड कर रहा हूं तो किससे ग्रेटर होगा? एबी से। अब मैं एसी और एबी को ऐड कर रहा हूं, किससे ग्रेटर होगा? बीसी से। आ रही बात समझ में? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। आ रही बात समझ में? अगर ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो 6 और 7 का सम क्या है? 13, 8 से ग्रेटर है। 8 और 7 का सम क्या है? 15, 6 से ग्रेटर है, थर्ड साइड से ग्रेटर हो गया। 8 और 6 का सम क्या है? 14, 14 और ये थर्ड साइड से ग्रेटर हो गया। 14 इज ग्रेटर देन 7। इस तरह से हम किसी भी दो साइड को ऐड कर दो, उसका सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही मिलने वाला है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब इसके ऊपर सारे सम्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन है आपको? 3 to 8, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई गेस 6, 7, 8 आपका उम्मीद है। आई गेस देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन ट्रायंगल PQR, PQ इज ट्रायंगल PQR है। इन ट्रायंगल PQR, PQ इज 10 सेंटीमीटर, QR is 12 centimeter and PR is 8 centimeter. Find out the greatest and the smallest angle. मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले QR है मेजरमेंट्स के हिसाब से। हियर QR सबसे ग्रेटर है, उसके बाद है PQ, उसके बाद है PR। हियर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये वाला पार्ट क्या है? गिवन है, मेजरमेंट्स के हिसाब से मिल गया। हियर QR इज द greater side and PR is the smaller side। मुझे क्या बोला है? फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट ही लिखता हूं, ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, QR इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड PR इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो QR का सामने वाला जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। अगर साइड ग्रेटर है तो उसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका अपोजिट एंगल QR R को ऐड कर दो तो अपोजिट एंगल क्या होगा? देयरफॉर एंगल P इज द, ये ग्रेटेस्ट साइड है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? ग्रेटेस्ट एंगल होगा। QR इज द ग्रेटेस्ट साइड तो उसके सामने वाला एंगल क्या है? देयरफॉर एंगल P इज द ग्रेटेस्ट एंगल। और PR इज द स्मॉलेस्ट साइड है तो PR के सामने वाला एंगल कौन सा है? PR के सामने वाला एंगल क्या है? Q। एंड एंगल Q इज द स्मॉलेस्ट एंगल। और ये हमने प्रॉपर्टी क्या किया? एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। सिर्फ इतना लिख देना बस, दैट्स ऑल। एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड ग्रेटर होता है और एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड स्मॉलर होता है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल FAN, ट्रायंगल FAN दिया हुआ है आपको। एंगल
is 80 डिग्री, एंगल A is 40 डिग्री। आपको बोला है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ एन एंगल, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, इन ट्रायंगल FAN मैं पहले थर्ड एंगल फाइंड करने जाऊंगा, मुझे थर्ड एंगल नहीं पता, तो आपको क्या पता है, एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल F कितना है 80, एंगल A 40 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। एंगल N क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 40, तो एंगल N क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। थर्ड एंगल 60 डिग्री मिल गया। तो सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है, यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे बड़ा एंगल क्या है, एंगल F। एंगल F के बाद क्या आ रहा है, एंगल N, सॉरी एंगल F के बाद हाँ एंगल N, और एंगल N के बाद क्या आ रहा है, एंगल A। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल और ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। तो मैं क्या लिखता हूँ हियर, एंगल F is the greatest angle and angle A is the smallest angle। तो आपको क्या पता है, ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटर होगी और स्मॉलेस्ट एंगल की सामने वाली साइड स्मॉलर होगी। तो एंगल F की अपोजिट साइड फाइंड करनी है, तो F को हाइड कर लो, तो AN आ गया। Therefore side AN is the greatest side। ये एंगल ग्रेटर था, तो F को हटा देंगे तो क्या बचेगा, A और N। ट्रायंगल FAN में F को हटा दे तो क्या बचेगा, A और N। सेम वे में A को हटा दे तो क्या बचेगा, F और N। तो एंगल A स्मॉलेस्ट एंगल है, तो एंगल A को हटा देंगे तो क्या बचेगा, F और N। तो FN इज द स्मॉलेस्ट साइड, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू greater angle is greater, that's all। ये हो गया सम खत्म, देख लो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल PQR, इसकी ऑल साइड्स इक्वल लेता हूं। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल PQR क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल PQR is इक्विएंगुलर। कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये मुझे प्रूव करो। इक्विएंगुलर का मतलब होता है इक्वल एंगल्स, तो ट्रायंगल PQR के सारे एंगल्स इक्वल है, मुझे प्रूव करने, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल PQR PQ is equal to PR, PQ is equal to QR लेता हूँ, PQ is equal to QR, ये दोनों साइड्स इक्वल ले लेता हूँ, बराबर है। साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा लिख देना है, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल होते हैं, तो PQ और QR इक्वल हो गए। अगर ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। Why angle is R is congruent equal to angle P या angle
ये इससे इक्वल हो जाएगा, क्यों? अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाएगी तो उसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये हमने देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसको देता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। अगेन ऑल्सो PQ और PR इक्वल है, PQ और QR इक्वल थे, वैसे PQ और PR भी इक्वल है। ऑल्सो PQ इज इक्वल टू PR। रीजन क्या आएगा? साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। PQ और PR, तो जैसे साइड इक्वल हो गए, वापस दो साइड इक्वल हो गए, ये दो साइड इक्वल हो गए तो उसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। Therefore angle R is equal to angle, इसका PQ का अपोजिट एंगल R होगा और PR का क्या हो जाएगा? Q। इसका डिवीजन क्या आ जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और इसको स्टेटमेंट नंबर 2। तो 1 एंड 2 में देखो R P से इक्वल है, R Q से इक्वल है, मतलब R P और Q तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल R इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज इक्विएंगुलर ट्रायंगल। दैट्स ऑल। देख लो अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, साइड BC से क्या परपेंडिकुलर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इज परपेंडिकुलर टू, ये इससे परपेंडिकुलर है, देन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो मुझे गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन वाले पार्ट में दिया हुआ है AD बाइसेक्स। AD क्या कर रहा है? AD बाइसेक्स एंगल BAC और AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ये दोनों चीजें दी है। तो प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल कब आइसोसेलेस होता है? जब उसकी दो साइड्स इक्वल हो जाती है। आ रही बात समझ में? कोई भी ट्रायंगल जब कब आइसोसेलेस होता है? जब उसकी दो साइड्स इक्वल हो जाती है, बराबर है। तो यहाँ पे ओके, तो सबसे पहले तो ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है ना, नहीं परपेंडिकुलर टू साइड BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं दिया, सिर्फ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बराबर है। तो अगर मैं देखूंगा ये दो ट्रायंगल ले लो प्रूफ में, प्रूफ अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या करता हूं? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD ले लेंगे। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल CAD से। क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्स एंगल BAC, बराबर है। उसके बाद AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। और आप बोलोगे ये दो एंगल 90 डिग्री है, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
ADC ईच 90 डिग्री। अरे बस समझ में, ईच 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सॉरी, एंगल साइड एंगल टेस्ट। एंगल साइड एंगल टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, देयरफॉर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC CSCT। AB और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो रिमेनिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC हो गया। देयरफॉर अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसका रीजन आ जाएगा कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। लेट्स सॉल्व। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देख लो अच्छे से। होप सो आपको क्लियरली होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है इस तरफ का तो मैं फिर से रीड कर देता हूँ। एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, ब्रैकेट में लिखा है AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, फिर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, इधर लिखा है कॉमन साइड, फिर एंगल AD भी लिखा है एंगल ADC से इक्वल ईच 90 डिग्री, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल टेस्ट, और फिर AB इज इक्वल टू AC हो गया CSCT, और इसके बाद ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है इन द फिगर PQR एक फिगर है, ये मैं यहाँ पे आर ले लेता हूँ, ये ऐसे, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। गिवन में मुझे क्या दिया, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। गिवन दिया हुआ है सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सेगमेंट PQ। टू प्रूव करना है सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। अभी देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो प्रूफ। एंगल PRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। एंगल PRS के एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल PQR का। आ रही बात समझ में? तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है, ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा दोनों इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो मैं एंगल PRS इज ग्रेटर देन एंगल, इससे ग्रेटर है एंगल PQR ले लेता हूं, दोनों से ग्रेटर होता है ये दोनों एंगल से, लेकिन मैंने इसको ले लिया, तो ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं ऐसा बता देता हूं। देखो एक एंगल 60 है, एक एंगल 70 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स 130 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 60 डिग्री से भी ग्रेटर है और 70 डिग्री से भी ग्रेटर है। 130 जो है 60 और 70 दोनों से ग्रेटर है, तो उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल दोनों से ग्रेटर हो जाएगा। मुझे जरूरत इस एंगल की है, इसके लिए मैंने सिर्फ ये एंगल लिया, और इधर लिख दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल PRS इज ग्रेटर देन, अगर एंगल ग्रेटर होगा तो उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। अगर PRS ग्रेटर है तो उसकी अपोजिट साइड, एंगल PRS लेता हो तो उसकी PRS में उसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, PS। देयरफॉर साइड PS इज ग्रेटर देन, या PS ही लिखता हूं सीधा, PS इज ग्रेटर देन, PS ग्रेटर है किससे, एंगल PQR। एंगल PQR की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, PR। PS इज ग्रेटर देन PR हो गया, PS इज ग्रेटर देन PR,
और PR किससे इक्वल है, PQ से, दैट इज PS इज ग्रेटर देन PQ सिंस PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ। मैंने खाली ये PR को हटा के PQ लिख दिया क्योंकि PR और PQ कॉन्ग्रुएंट है। इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज, इधर देयरफॉर लिखता हूं देयरफॉर PS इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये हो गया। दैट इज सेगमेंट PS, खाली इसकी आगे क्या लिख देता हूं, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, ये हो गया। ये मैंने लिया, इसके इधर क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। दैट्स ऑल, एकदम सिंपल सम था, अच्छे से देख लो। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल को मैंने इस एंगल से ग्रेटर ले लिया। फिर ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड भी ग्रेटर होती है, तो इसके सामने वाली साइड ये है, इसके सामने वाली साइड ये है। PR किससे कॉन्ग्रुएंट है, PQ से, तो PR को रिप्लेस करके PQ ले लिया, तो मेरा प्रूफ हो गया PS इज कॉन्ग्रुएंट, PS इज ग्रेटर देन PQ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया देखो सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा है, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलो डायग्राम ड्रॉ कर दिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AE इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ AE इज इक्वल टू BD आपको दिया हुआ है। टू प्रूव करना है सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। प्रूफ दो दिया AE और BD। मैं कोई दो ट्राइंगल को प्रूव कर देता हूं जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड हो जाए। मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं AE ले रहा हूं, तो AE के साथ में क्या लेता हूं, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AEB ले लिया। AE के सामने क्या है, BD है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड लेटर के सामने उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पता है। AE के सामने B है, AE के सामने BD है, तो फर्स्ट सेकंड के सामने इधर मैंने AE के सामने BD ले लिया, तो यहाँ पे मैं BD ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ, क्या बचेगा, A बचेगा। ट्राइंगल फॉर्म करना है, आ रही है बात समझ में। तो मेरे पास दो ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल BDA। नहीं ABB नहीं होगा, AD कॉन्ग्रुएंट ना हो जाएगा, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू B। यस, ये ट्राइंगल हम लोग ने ले लिए। अब ये दो ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, AE इज इक्वल टू B, AE इज इक्वल टू BD, AE इज इक्वल टू BD गिवन, सबसे पहले ये दिया हुआ है। फिर मैं अगर देखूंगा एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूं। एंगल AEB किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल AEB देख रहा हूं, तो AEB के सामने क्या आना चाहिए, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चाहिए, तो AEB के सामने क्या आएगा, एंगल BDA, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो अभी दो चीजें मिल गई मेरे पास। अगर दो चीजें मिलती है और थर्ड चीज फाइंड करनी होती है, हमारे पास क्या होता है, कॉमन साइड, कॉमन एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन साइड है कि नहीं कुछ। देखो दोनों में दो लेटर कॉमन है, AB और AB। मैं लिख सकता हूं सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BA। दोनों ट्राइंगल में AB वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये वाले ट्राइंगल में भी AB आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, मतलब AB वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय कॉमन साइड। तो जिससे मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDA। ये देखो ये साइड कॉन्ग्रुएंट है
ये साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड है, ये साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस, और ये अनदर साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से। ध्यान से देखना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया। ये ट्रायंगल में भी 90 के सामने वाला साइड है, इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया। सो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, मुझे क्या प्रूव करना है, देयरफॉर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE by CSCT, that's all। देख लो अच्छे से। चलिए अभी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं इसकी। एक्सरसाइज नंबर 3.5 करते हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगी। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, देखो पहले तो दो सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं, दो सिमिलर फिगर्स मतलब मैं बोल सकता हूँ दो एक जैसे दिखने वाले फिगर्स। आप लोग जब आगरा जाओगे, जब आप आगरा जाओगे तो आप एक्चुअल में आगरा का ताजमहल देखोगे, लेकिन अगर आपको मुंबई में बैठ के आगरा का ताजमहल देखना है तो आप क्या करोगे, कोई गिफ्ट शॉप में जाओगे और उसका कोई ये सैंपल पीस ले लोगे कि चलो ये आगरा का ताजमहल मैंने देख लिया। तो अगर आप वही चीज अगर एक्चुअली में देखते हो और ये चीज देखते हो तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, देखोगे तो आपको मालूम है कि ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है। फर्क क्या होता है, सिर्फ साइज का, वो एकदम साइज में बड़ा होता है, एक्चुअल होता है, रियल होता है, और ये एकदम साइज में छोटा होता है, बराबर। वैसे ही अगर कोई सिटी या कुछ एक्चुअल देखोगे तो कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसको मैप में देखोगे तो कितना छोटा दिखता है। तो फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन कैसा होता है, उनकी साइज डिफर करती है। तो वैसे ही ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूंगा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल्स ABC और ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे, देखो दोनों को देखूंगा तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए, खाली इनकी साइज डिफर कर रही है, बराबर है। तो ये दो ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये जो साइन है ये सिमिलर का है, बराबर है। तो ये दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर हो गए, जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल हो जाता है। आप लोग जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हो तो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, इसमें प्रोपोर्शन इक्वल होता है। कैसे इक्वल होगा, अगर मैं AB ले रहा हूं तो AB के नीचे क्या आएगा, PQ। BC ले रहा हूं तो BC के नीचे क्या आएगा, QR। अगर मैं AC ले रहा हूं तो AC के नीचे क्या आएगा, PR, और इसका डिवीजन लिखते हैं CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स इस तरह से इक्वल होती है, और एंगल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल A किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल A कॉन्ग्रुएंट रहेगा P से, एंगल B कॉन्ग्रुएंट रहेगा Q से, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल R से। और इधर लिखते हैं CAST। CAST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इतना ही फर्क होता है बस कॉन्ग्रुएंसी और इसमें साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, खाली इतना ध्यान रखना है आपको। और बाकी एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंस में भी होते थे और इसमें भी वही रहेगी, ठीक है। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट हमें आपको बोला हुआ है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एल एन एम। ये आपका गिवन है, तो आपको क्या बोला है, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड आल्सो राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। राइट्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। एंगल x किससे करस्पॉन्डेंस होगा, एंगल x किससे करस्पॉन्ड, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, x के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा l, y के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा m, और z के साथ क्या करस्पॉन्डेंस हो जाएगा n। आपको क्या बोला है, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल x इज कांग्रुएंट टू एंगल l, एंगल y इज कांग्रुएंट टू एंगल m, एंगल z इज कांग्रुएंट टू एंगल n, और इस सब का रीजन ले लेता हूं CAST। स्कूल में आपको रीजन लिखने बोला है तो लिखना है, नहीं लिखने बोला तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये एंगल्स के 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गए। फर्स्ट लेटर इससे हो गया, सेकंड लेटर इससे हो गया, थर्ड लेटर इससे हो गया। अब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन लिखना है। तो प्रोपोर्शन कैसे हो जाएगा, xy के नीचे आएगा ln, yz के नीचे आ जाएगा mn, और xz के नीचे आ जाएगा ln, और ये हो गया CSST। इज दैट क्लियर? हो गया फर्स्ट सम कंप्लीट। देख लो अच्छे से, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने थे। इज दैट क्लियर? चलो सेकंड सम पे आते हैं। सेकंड सम में इन ट्राइंगल XYZ, XY is equal to 4 centimeter, YZ is equal to 6 centimeter, XZ is equal to 5 centimeter. ट्राइंगल XYZ is similar to ट्राइंगल PQR, ये आपको गिवन है। PQ 8 है, PQ क्या दिया हुआ है, PQ is equal to 8 centimeter। ये इसमें इन ट्राइंगल PQR, PQ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, PQR के रिमेनिंग साइड्स। देखो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, XY के नीचे क्या आएगा PQ, YZ के नीचे क्या आएगा QR, और XZ के नीचे क्या आएगा PR। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। जो जो वैल्यूज आपको पता है वो लिखते जाओ। XY क्या है 4, PQ क्या है 8, YZ क्या है 6, QR नहीं पता, XZ 5, PR नहीं पता। 4/8 क्या हो जाएगा 1/2। ऐसा होने के बाद क्या करेंगे, ईच रेशियो इक्वल टू 1/2, मतलब इसको भी 1/2 से इक्वल ले लो और इसको भी 1/2 से इक्वल हो जाए। तो 1/2 इज इक्वल टू 6/QR और 1/2 इज इक्वल टू 5/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये QR इस तरफ आ जाएगा और 6 2 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से PR इस तरफ आ जाएगा और ये 5 2 10। दैट्स ऑल। रिमेनिंग साइड्स मिल गए ट्रायंगल PQR के। QR इज 12 सेंटीमीटर एंड PR इज 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? बस अभी एक्सरसाइज का लास्ट सम, फिर बचेगा सिर्फ प्रॉब्लम सेट। लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ड्रॉ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। स्केच ड्रॉ करना है सिमिलर ट्रायंगल्स का, लेबल देम, लेबल भी करना है। शो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ABC,
और दूसरा एक छोटा ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल की मुझे एंगल्स को आइडेंटिकल साइन देनी है, मैंने एंगल्स को आइडेंटिकल साइन दे दी। ड्रॉ स्केच ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लेबल देम, मैंने लेबल कर दिया ए बी सी पी क्यू आर। शो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइंस, मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स। शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। इसको 10 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको 8 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा उसका आधा लो, और ये क्या ले रहा हूं 6 ले रहा हूं तो इसका आधा क्या हो जाएगा 3। मैंने क्यों इसका हाफ लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होगा। अगर 10 का आधा 5 ले रहा हूं तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 डिवाइड बाय 5 तो प्रोपोर्शन क्या आएगा 2/1। 8 के साथ 4 को डिवाइड करूंगा तो प्रोपोर्शन क्या आएगा 2/1। AC के साथ PR यानी 6 के साथ 3 को डिवाइड करूंगा तो प्रोपोर्शन क्या आएगा 2/1। तो करस्पॉन्डिंग ये ट्रायंगल्स में क्या होता है प्रोपोर्शन इक्वल होता है ना, और मुझे सिर्फ स्केच ड्रॉ करना है और बोला है शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ये देखो अगर आपको देखना है तो AB अपॉन PQ 10/5 2/1, BC अपॉन QR 8/4 2/1, AC अपॉन PR 6/3 2/1। तो तीनों का RHS इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ therefore AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, उनके नंबर्स प्रोपोर्शन में थे इसके लिए। तो इतना ही आपको करके बताना है, दैट्स इट। एक्सरसाइज 3.5 आपकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रॉब्लम सेट भी खत्म हो जाएगा। सो टिल देन ये लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ।